हाँ जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चा। तो आप मुझे पहले बताते बेटा कि मैं म्यूट हो चुका हूँ, मुझे पता नहीं था और मैं जब से बोले ही जा रहा था। हाँ जी, गुड मॉर्निंग अगेन ऑल ऑफ यू बच्चों। और आज हमारे पास है न्यूमेरिकल्स जो हमने लिए हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल से। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के न्यूमेरिकल्स मैंने उठाए हैं, जिसमें से फर्स्ट न्यूमेरिकल है ए राफ्ट ऑफ वुड जिसका डेंसिटी मुझे दे रखा है और मास मुझे गिवन है। अगर डेंसिटी मुझे गिवन है और मास मुझे गिवन है तो सबसे पहले तो मुझे वही एक फॉर्मूला देख लेना चाहिए कि डेंसिटी यहाँ पे क्या क्या होता है, डेंसिटी किस तरह से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो डेंसिटी को स्पेशली मैं लिखता हूं मास पर यूनिट वॉल्यूम से। मास पर यूनिट वॉल्यूम से मैं डेंसिटी की प्रेजेंटेशन देता होता हूँ। ठीक है जी। तो अगर मेरे को यहाँ पे डेंसिटी गिवन है और मास गिवन है तो मैं फिर 100% श्योर है वॉल्यूम मैं निकाल सकता हूँ। वॉल्यूम होगा मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है ना बच्चों, डेंसिटी। ऐसे मैं वॉल्यूम क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर यहाँ राफ्ट का वॉल्यूम भी मेरे को निकालना हो तो काफी इजी रहेगा मेरे पास। राफ्ट का जो वॉल्यूम रहेगा दैट V इज वॉल्यूम ऑफ राफ्ट। इसका वॉल्यूम मेरे पास मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आएगा 1/5 क्यूबिक मीटर। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द राफ्ट। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि अगर इसने क्या पूछा मेरे को कि मेरे पास एक राफ्ट है जो उसके सरफेस पे तैर रहा है कुछ इस तरह से। मैं आपको देखिए इसका डायग्राम बना के दिखाता हूँ कंप्लीटली। ठीक है, ये देखो बच्चों, ये मेरे पास है इस तरह से, इसमें मैं लिक्विड फिल कर रहा हूं बेटा। ठीक है, ये इस तरह का लिक्विड है जो मैंने फिल किया है। देखिए इस तरह का लिक्विड है जो हमने यहाँ पे फिल किया है इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे हमें राफ्ट रखना है, ए राफ्ट ऑफ वुड। लकड़ी का एक टुकड़ा लेना है मुझे, ये देखिए बच्चों। ठीक है, जो उसके सरफेस के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर है बेटा। ठीक है, ऑप्शन डी। अरे किसने निकाला, ये अमरवीर ने निकाला है या किसका मैसेज आया था मुझे? ये ऑप्शन डी आंसर भी आ गया मेरे पास, देखो। अरे ये अमरवीर ही है, बताओ। अमरवीर बेटा रुक जा, अभी तो तू आई है, आते ही तूने आंसर करने शुरू कर दिए हैं। थोड़ा थोड़े टाइम तो सब्र कर ले बेटा। हैं हैं बच्चे, कुछ हमें भी कर लेने दे। ये देखो भाई, ये हमने एक राफ्ट ली है ऐसी थोड़ी सी, ये देखो इस तरह से। ये सरफेस पे तैर रही है ना, तो ये देखो भाई, ये सरफेस पे तैरा दो उसको। ठीक है, अब देखो भाई बच्चों किस तरह से हमें आगे इसके साथ डील करना है। आपको क्या कहा गया कि इसके ऊपर हम कितना वेट रखें कि ये शिंक हो जाए। तो देखो आपको क्या करना कि अगर हम इसको कंप्लीटली इमर्स करते हैं ना, अंदर की तरफ लेके जाते हैं कंप्लीटली, तो ये कितना वॉल्यूम हटाएगा 1/5 क्यूबिक मीटर। और इस वॉल्यूम में कितना वेट आएगा लिक्विड का। तो वेट ऑफ लिक्विड देखो, वेट ऑफ लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड क्या कैसे निकालेंगे बच्चों बताओ। सबसे पहले वेट ऑफ लिक्विड निकालने के लिए मास और इनटू क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर लेना है, जी के बराबर। मास क्या होता है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम और इनटू एक्सेलरेशन, तो जी के बराबर है ना, mg होता है भाई बच्चों। तो डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी या वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ और वॉल्यूम आपको दे रखा है 1/5 और जी की वैल्यू भी ले लो कितनी, 10। ठीक है ना, जी की वैल्यू भी आपने कितनी ले ली बेटा, 10 के बराबर ले ली। ठीक है, या जी को एक बार एज इट इज रह जाने दो, लेकिन चलो आपने ले ली तो ले ली, अब कोई बात नहीं। 5×2 = 10, तो 2 × 10⁻³ कितना हो गया बेटा, 3 हो गया वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, तो ये किसके बराबर आ गया, न्यूटन। ठीक है ना, इतने न्यूटन आ गए। अब मान लो इसके ऊपर हम एक्स वेट एक्स्ट्रा पुट कर देते हैं। ठीक है, इसका खुद का कितना था 120, अब कितना बन गया x। तो x + 120 टोटल हो चुका है क्या, मास।
मास को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और वो किसके इक्वल होना चाहिए, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होना चाहिए। यानी कि आपने कितना वेट डिस्प्लेस किया है, वो डिस्प्लेस किया है 2 इंटू 10 की पावर कितना 3। तो ये आपके पास आएगा कितना 10 की पावर 1, तो ये x प्लस 120 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इज टू पावर 2, दिस इज 200। तो x इज इक्वल टू 200 माइनस 120, दिस इज इक्वल टू 80। क्या है, किलोग्राम। कितना एक्स्ट्रा वेट पुट करना पड़ेगा आपको, 80 किलोग्राम एक्स्ट्रा पुट करना पड़ेगा। किस तरह से कि हम इसको कंप्लीटली इसके अंदर क्या कर सके, इमर्स कर सके, डुबो सके। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल कितने बच्चों को समझ में आया, बताओ भाई बच्चों। हाँ जी, क्लियर है, पाहुल प्रीत। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ जी पाहुल हो गई, वो दोनों मैंने एडमिट कर लिया उन बच्चों को, वंशिका, मनिंदर, परबलीन। अच्छा और सभी बच्चे बताओ बेटा, सभी बताया करो। सभी बोला करो बच्चों। परबलीन ठीक है, क्लियर है। पाहुल और परबलीन आज दोनों हैं, दैट्स गुड। अब देखो भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो आप सोल्व करके बताओगे मेरे को और ट्राई करोगे बच्चों, कोई बात नहीं, अगर होता है तो बहुत बढ़िया, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लेकिन ट्राई आप करोगे। ठीक है, आपको मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा, 2 मिनट आपके पास हैं। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो देखो भाई, आपको न्यूमेरिकल क्या दिया गया है, एन आइसबर्ग is floating partially immersed in sea water. अच्छा, the density of sea water is this and that of ice is this. The fraction of the total volume of iceberg above the level of sea water is 8.1%, 11%, 34%, 0.8%। कितना होगा उसका कॉन्सेप्ट बताइए। ठीक है, बताओ भाई। मतलब आप सॉल्व करना शुरू कर दो, मैं अपनी तरफ से सोच लेता हूं तब तक क्या होना चाहिए उसका आंसर। आप अपनी तरफ से कर लो सॉल्व, कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से कर लेता हूं। हाँ जी, किसी बच्चे से सॉल्व हुआ, समझ में आया। अमरवीर बी ऑप्शन है, 11% है। अच्छा ठीक है भाई अमरवीर, तो अमरवीर एक्सप्लेन भी कर दो बेटा कि कैसे आया बी ऑप्शन। So we know that according to the Archimedes principle, the volume of the water displaced will be equal to the volume of the water, volume of the object जो उसके बीच में गया, तो ice weight of the water displaced is equal to the weight of the water submerged। तो उससे हमारी जितना आइसबर्ग का वेट होगा उतने वाटर डिस्प्लेस होगा। तो उसके हिसाब से हम डेंसिटी दी हुई है हमें, और उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे रेशियो वॉल्यूम ऑफ द वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग, और उसको जब हम जो कैलकुलेट करेंगे फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे 100 के साथ, तो हमारा आंसर अप्रोक्सीमेटली 11 आएगा। 100 में से उसको फिर माइनस करके तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 11। ठीक है बेटा, ठीक है, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हम पॉइंट फोर्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना चाहिए हमें ना। यस सर। तो फिर बॉयंसी किसके बराबर आती है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर आती है ना बच्चे। यस सर।
तो उसी से मैं कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर दूं? हाँ जी सर। हो जाएगा क्या बेटा उससे? यस सर। दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो फिर आपका आंसर आ गया 11% है। तो किसी और भी बच्चे का आया भाई आंसर 11%? हाँ जी बच्चों बताओ। देखो बेटा, यहाँ पे मैं जितने भी कॉन्सेप्ट्स कराऊंगा ना बच्चों, यहाँ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल फॉलो आपको करना ही पड़ेगा। और आर्किमिडीज का प्रिंसिपल क्या कहता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है ना, वो कुछ ना कुछ कम हो जाता है। वो कितना कम होता है, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। ठीक है ना बेटा? तो ये चीज आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है ना? अब आप मान लो कि आइसबर्ग जो है हमारे पास, ये जो आइसबर्ग है इसका वॉल्यूम आप मान लो V। मान लो कि लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग। देखो बेटा, इसको मैं बॉयंसी वाले कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व करूंगा। बॉयंसी वाला कॉन्सेप्ट मेरे को कहता है कि एक इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा और वो अपथ्रस्ट जो होगा वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा। ठीक है ना? और x हम मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग आउट ऑफ सी वाटर। लेट x बी द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग आउट ऑफ सी वाटर। देखो बच्चों, यहां पे पार्शियली इमर्स्ड वर्ड यूज किया गया था कि पार्शियली इमर्स्ड इन सी वाटर। ठीक है? द डेंसिटी ऑफ सी वाटर आपको दे रखा है, दैट ऑफ आइस दे रखा है, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है? तो ये कॉन्सेप्ट मेरे को करना है कि फ्रैक्शन निकालना है। वो फ्रैक्शन मैं कैसे निकालूंगा? फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग अबोव द लेवल ऑफ सी वाटर, अबोव द लेवल ऑफ सी वाटर। अब देखो बेटा कि आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि वॉल्यूम, आपने जितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर इमर्स किया है, अब वॉल्यूम आपने इमर्स किया है V, डेंसिटी है उस लिक्विड की रो L। ये वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी क्या आता है? मास। कि अगर मैं वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो किसके इक्वल होगा? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो ये चीज मेरे पास आ गई बेटा मास के इक्वल। मेरे को क्या चाहिए? वेट। वेट निकालना है तो जी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू जी आपका वेट के बराबर हो जाता है, और वही वेट यहाँ पे बॉयंसी या बॉइंट फोर्स के बराबर आ जाता है, बॉइंट फोर्स के बराबर आ जाता है। ठीक है ना? वही आपका बॉइंट फोर्स के बराबर आ जाता है। यानी कि वो आपके पास जो रहेगा कि वॉल्यूम है आपके पास V के बराबर, मान लीजिए V के बराबर, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड की डेंसिटी, यानी कि ये वाटर की डेंसिटी, यहाँ पे ये जो गिवन है आपके पास लिक्विड सी वाटर, उसकी डेंसिटी आपको गिवन है 1.03। ठीक है ना भाई? देखो बच्चों यहाँ पे एंड दैट ऑफ आइस, अच्छा मुझे यहाँ पे आइस की डेंसिटी लेनी पड़ेगी, सॉरी। देखो भाई, मैंने यहाँ पे क्या हल्की सी थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। देखो बच्चों, मुझे यहाँ पे वॉल्यूम और डेंसिटी दैट ऑफ आइस 0.92, ठीक है, और इनटू जी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। ठीक है? तो ये वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज द वेट ऑफ आइसबर्ग। दिस इज इक्वल टू एक्स पार्ट बाहर है और कितना पार्ट अंदर गया है? हमने माना है वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग V के बराबर, और कितना पार्ट अंदर है? V माइनस एक्स के बराबर। ठीक है? अब आप डेंसिटी लिक्विड की यूज करेंगे। लिक्विड है आपके पास सी वाटर 1.03 और इनटू जी। बस यही था कॉन्सेप्ट। यहां से आपका कॉन्सेप्ट सॉल्व हो चुका है बच्चों। कैसे सॉल्व हो चुका है? चलो फिर आगे थोड़ा सा और भी मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। तो यहां से 0.92V ये आपके पास आता है V माइनस एक्स इंटू 1.03। देखो बेटा, ये जो वॉल्यूम है ये आइसबर्ग का वॉल्यूम है, ये आइसबर्ग का ही डेंसिटी है,
और ये g से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मास ऑफ आइसबर्ग मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये टोटल वेट है जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अब कितना पार्ट इमर्स है, v माइनस एक्स पार्ट इमर्स है, तो उसने कितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस करी लिक्विड की, वो है आपके पास, ये तो आ गया बेटा वॉल्यूम, ये आ गया बेटा डेंसिटी, तो ये आ गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इनटू जी, दैट इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अगर वो पार्शियली इमर्स है और उसके सरफेस पे तैर रहा है, तो ये दोनों की दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करके चलेंगी, बैलेंस करके चलेंगी। तो यहां से आपके पास ये आ गया 1.03 v माइनस 1.03 x, ठीक है। तो जब आप सॉल्व करेंगे बेटा तो आपके पास आ जाएगा 1.03 माइनस 0.92 इंटू v, दैट इज इक्वल टू 1.03 इंटू x। ये कितना बाकी बचेगा 0.11 ना, 0.11, तो ये ऊपर देखो 0.11 इंटू v, 0.11 इंटू v दैट इज इक्वल टू 1.03 इंटू x। आपको क्या चाहिए था, आपको चाहिए था द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग अबोव द लेवल ऑफ सी, यानी कि x इज द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग आउट ऑफ सी वाटर, ठीक है, अबोव द लेवल ऑफ सी वाटर, द फ्रैक्शन चाहिए था टोटल वॉल्यूम का, और किसके साथ, यानी कि x बाई वी चाहिए मेरे को, सीधी सी बात है, x बाई वी की वैल्यू चाहिए, x बाई वी की वैल्यू चाहिए, तो मेरी वैल्यू आती है 0.11 डिवाइड बाई 1.03, और मेरे को परसेंटेज चाहिए, तो परसेंटेज चाहिए तो x बाई वी को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी जी 0.11 डिवाइड बाई 1.03 इंटू 100, है ना। इसको मैं मान लेता हूँ 1 के लगभग 1.03 को, और इसको ये मेरे पास है 0.11, तो ये लगभग मेरा कितना आ गया 11% आ गया, मैंने लगभग में वैल्यू लिख दी 11% के, ठीक है बच्चों। तो ये बताओ बेटा आप कितने बच्चों को समझ में आया, मैंने v माइनस एक्स नहीं किया, आई सर डिड मैंने ओनली, जहाँ पर आपने लिखा है v माइनस एक्स, मैंने x को वॉल्यूम ऑफ द वाटर अज्यूम किया था, अच्छा और अच्छा अच्छा वहां अच्छा, से आंसर 92/103 आया, तो उसको हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो 10 पॉइंट समथिंग आंसर आया, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 11। देखो बेटा मेरा तो आंसर देखो लगभग, हाँ ठीक है, मेरा तो आंसर आता है, मैं 1 मिनट, कैलकुलेटर है मेरे पास, मैं कैलकुलेटर करके बताता हूँ क्या मेरा अप्रोक्सीमेट आता है या एग्जैक्ट आता है, 1 मिनट, फिर हमें पता चल जाएगा, 1 मिनट 1 मिनट। मेरा भी अप्रोक्सीमेट ही आंसर आया था बच्चे, ठीक है, मेरा भी 10.7 के लगभग आता है आंसर, ठीक है, आपका कितना आया था आंसर बेटा, 10.69। हाँ 10.69, यही आंसर मेरा आता है, ठीक है, हमारे बिल्कुल आंसर सही, आपने कॉन्सेप्ट यही अप्लाई किया होगा ना जो हमने अप्लाई करा है, इसके यस सर। हाँ अलावा, इसके अलावा और क्या बनेगा इसमें कॉन्सेप्ट, बिल्कुल ठीक है बेटा, दैट्स गुड, आगे बढ़े, हाँ जी, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बता दो बच्चों, जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे एक बार, अमन, अमन अभी ऐड हुई है, अमरवीर, हरलीन, अच्छा अमरवीर तो बोल ही रही थी, जसलीन, कंवलप्रीत, खुशदीप, मनिंदर, नवदीप सिंह, पाहुल, परबलीन, रोमिका, सहज, वंशिका, बताओ बेटा सभी को क्लियर है, हाँ जी बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है बेटा ठीक है, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। नेक्स्ट देखो फिर, नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, चलो ट्राई करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल को भी, अरे ये तो बहुत इजी है, ये तो आप सभी बता दोगे मेरे को इसका आंसर, देखो भाई आपको क्या कहा गया है, स्टील बोल
यहाँ पे लगभग जितने भी हमने कॉन्सेप्ट करे हैं वो कॉन्सेप्ट्स हमें यही कहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कोई भी है वो तैर रहा है या फिर डूबने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो जी आर्किमिडीज का प्रिंसिपल यहाँ पे यूज होता है ना। ए स्टील बॉल इज फ्लोटिंग इन ए ट्रफ ऑफ मर्करी। If we fill the empty part of the trough with water, what will happen to the steel ball? बताओ भाई बच्चों, कितने बच्चे इसमें से आंसर कर सकते हैं अनम्यूट करके अपने आप को। देखो ये बात तो सीधी बातों ही बातों में बताने वाली बात है, ठीक है। हाँ जी, इट विल मूव अप। अच्छा, इट विल मूव अप आंसर आ गया अमरवीर का। अमरवीर बता भी दो भाई कैसे ये अप मूव करेगा। सर जो स्टील बॉल होती है वो मरकरी से कम डेंस होती है, तो उस पर जो अप थ्रस्ट लगता है जब वाटर को हम उसके बीच में डालते हैं तो कुछ अप थ्रस्ट बढ़ जाती है जिसके कारण वो ऊपर जाती है। अरे कर रखे हैं क्या ये पहले से सॉल्व हैं? है बेटा? नहीं सर, नहीं सर, गूगल बाबा की हेल्प तो नहीं ले रही हैं? नहीं नहीं सर, नहीं, ये एनसीईआरटी में भी ये एक्सप्लेन्ड है। अच्छा अच्छा, दैट्स गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। देखो बच्चों, बिल्कुल सही है अमरवीर ने जो कहा है। मुझे लगता है मुझे थोड़े दिनों बाद ना अमरवीर को टीचर बनाना पड़ेगा हैं। इसको कोई न्यूमेरिकल समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई, ये पहले ही बता देती है। हैं है भाई अमरवीर बेटा, एक पेन टैब ले आओ तुम, 11th की क्लास तो तुम ही ले लिया करो, ठीक है। हैं बच्चे? सर अभी थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, फिर जरूर आपकी हेल्प करेंगे। अच्छा चलो, पेन टैब तो ले ही लो बेटा आप, है ना। देखो बच्चों, यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि ये हमारे पास है मर्क्यूरी, ठीक है ना। इसमें हमने मर्क्यूरी फिल करी है और इसमें क्या कहा गया कि स्टील बॉल है जो इसके सरफेस पे बैठा है, तैर रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ इस तरह से है ये स्टील बॉल, ये मैंने आपको दिखाई है, देखो ये इस तरह की स्टील बॉल है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि इसके अंदर पानी भर दिया, जो एम्प्टी पार्ट था ना उसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया कुछ इस तरह का। ये देखो इस तरह का हमने लिक्विड फिल कर दिया, ये देखो बच्चों ऐसे, ये देखो बेटा ऐसे। तो अब देखो जो पानी है वो मर्क्यूरी के साथ मिक्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मर्क्यूरी की जो डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा हाई है और इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज्यादा कम है उसके कंपैरिजन में। तो यानी कि अब पहले इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लग रहा था केवल और केवल किसके कारण, मर्क्यूरी के कारण, जो F1 के इक्वल था। अब इसके ऊपर एक और भी पॉइंट फोर्स लगने लग गया, एक तो F1 मर्क्यूरी के कारण और दूसरा जो पॉइंट फोर्स है वो है आपका किसके कारण, इस वाटर के कारण। तो अब जो पॉइंट फोर्स है इसके ऊपर दो फोर्स लग गए, अब एक तो आपका F1 और दूसरा आपका F2, यानी कि टोटल जो पॉइंट फोर्स है वो आपके अपवर्ड डायरेक्शन में लग गए F1 और F2। श्रिंक ये कर नहीं पाएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों, यानी कि ये दोनों के दोनों किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, तो आंसर क्या आएगा, इट विल मूव अप, इट विल मूव अप, बस यही आंसर है इसका, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट का आंसर भी हमें आप लोगों में से कुछ बच्चे मेरे ख्याल से आंसर कर देंगे उसका, ठीक है। तो चलो बताते हैं, पहले हम देखते हैं उसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं फिर पूछते हैं कितने बच्चे आंसर कर लेंगे, ठीक है। देखो भाई बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास यही है कि in order that a floating object be in stable equilibrium its center of buoyancy should be, ठीक है। ये हमारे पास है फोर्थ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो फोर्थ न्यूमेरिकल है हमारे पास, in order that a floating object be in stable equilibrium its center of buoyancy should be, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए, vertically above its center of gravity, vertically below its center of gravity,
हॉरिजॉन्टली इन लाइन विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी मे बी एनीवेयर। बताओ भाई कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे? सोच के देख लो, कोई बात नहीं, टाइम ले लो। हरमनदीप कौर, हाँ जी आंसर आ गया। अरे दैट्स गुड। ए होगा बिकॉज वेट एक्स डाउनवर्ड, तो उससे बॉयंसी बैलेंस करेगी। हाँ आंसर ए ही होगा, रीजन मुझे अच्छे से कंफर्म नहीं है। बहुत बढ़िया। आंसर तो ए ही होगा बिल्कुल। देखो देखो बेटा, एक बात आप याद रखिए कि जहां स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात आती है, ठीक है, और इस तरह की कंडीशन दी हो, वहां पे 100% स्टेबल इक्विलिब्रियम में दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, ठीक है। तो दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करती हैं, तो आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगा उसके अप ऊपर क्या एक्ट करता है? बोयंसी या अपथ्रस्ट आप इसे बोलते हैं। तो आप इसे क्या बोलेंगे कि वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, तो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगा, ठीक है, अबोव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ऑफ कोर्स अबोव इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन? बॉयंसी, ठीक है, या बॉइंट फोर्सेस आप बोलते हैं या थ्रस्ट इसे बोलते हैं। वर्टिकली बिलो तो हो ही नहीं सकता ना, वर्टिकली बिलो नीचे तो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। हॉरिजॉन्टल में भी नहीं हो सकता, मे बी एनीवेयर भी नहीं हो सकता। ये किसकी लाइन में होता है? वेट की लाइन में ही होगा, ठीक है। इसको बैलेंस करेगा तभी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज वो कैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? ठीक है, तो आप मेरी बात समझ चुके होंगे सभी बच्चे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपके पास है राइट आंसर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई बच्चों, हाँ जी, ये न्यूमेरिकल है हमारा, कुछ बढ़िया सा न्यूमेरिकल है मेरे ख्याल से। देखो भाई कैसे सॉल्व करना है इसे, कि ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए जार कंटेनिंग वाटर। When the ice melts, then the level of water rises, falls, remain unchanged, rises or fall depending on the upon the mass of ice. बता दीजिए भाई क्या होगा कॉन्सेप्ट? हाँ जी आंसर भी आ चुका होगा। सी शायद डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा ठीक है जी, बताओ भाई बच्चों, और भी बताओ। हाँ जी, कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, बताओ बेटा। देखो भाई बच्चों, ये किस तरह से सॉल्व किया गया है यहाँ पे, मैं भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दो मैसेज और आ चुके हैं मेरे पास। जसलीन ऑप्शन सी, दैट्स गुड। कमलप्रीत ऑप्शन सी,
बिकॉज मास रिमेन बिफोर एंड आफ्टर मेल्टिंग क्या रिमेन्स अनचेंज। ठीक है अमरवीर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी हो सकता है, ऑप्शन सी। हाँ सहज सी। कंवलप्रीत सेम रहेगा। हाँ जी, और भी बच्चे बताओ बेटा। हाँ जी, ऑप्शन सी पाहुल प्रीत, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा ठीक है बेटा। हरलीन कौर का भी आंसर सी आया है, तो फिर सी मास रिमेन्स अनचेंज्ड। खुशदीप का भी यही आंसर आया है। अच्छा इतने सारे बच्चे कह रहे हैं तो हम आपकी बात मान लेते हैं। ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग। हाँ जी, मनिंदर का भी आंसर यही आया है। ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए जार कंटेनिंग वाटर। व्हेन द आइस मेल्ट्स देन द लेवल ऑफ वाटर राइजेस फॉल्स रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, और राइजेस और फॉल डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ आइस। इसके लिए मैं थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिख देता हूं कि मान लेते हैं कि जो मास है वो आइस का हम मान लेते हैं कैपिटल एम के बराबर। ठीक है, उसका मास हम मान लेते हैं, और मान लीजिए कि ये डिस्प्लेस करता है वॉल्यूम वी वॉल्यूम ये डिस्प्लेस करता है, इट डिस्प्लेसेस द वॉल्यूम वी। तो मास क्या होगा आपके पास, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, और जब सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाती है, ठीक है, जब सारी की सारी आइस मेल्ट हो जाती है, मान लीजिए कि ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है कितनी, वी डैश के बराबर। ठीक है, तो आपका मास फिर उस सिचुएशन में कितना आएगा, वी डैश इंटू रो, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो मास तो दोनों सिचुएशन में सेम ही रहेगा, मास तो चेंज नहीं हो सकता ना भाई। तो इसका मतलब क्या है कि v इंटू रो दैट बिकम्स इक्वल टू वी डैश इंटू रो। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, वी डैश। तो आपका आंसर कौन सा ठीक है फिर, लेवल रिमेन्स सेम, यानी कि लेवल आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है जी, देख लो भाई हमारा कॉन्सेप्ट क्या ठीक आया है कि नहीं आया। v इज इक्वल टू वी डैश आ गया जी। ठीक है, तो सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। दैट्स गुड, क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी, सभी बच्चों को समझ में आ रहा है। हाँ जी, सभी बच्चों को क्लियर है बेटा। दैट्स गुड, वेरी गुड, क्लियर है वंशिका, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जसलीन, सभी बच्चे बताएंगे मेरे को, सभी बच्चे। अच्छा सभी बच्चों को क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इंटरेस्टिंग रहेगा, कुछ हटके रहेगा। ठीक है, और हमारी डिमांड भी कुछ हटके क्वेश्चन करने की है अब। ठीक है, तो कुछ हटके क्वेश्चन करते हैं, देखिए। अच्छा जी, इस बार वाला जो क्वेश्चन है ना, वो कुछ ट्रिक के साथ आपको सोल्व करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट बोलोगे कि ये लो सर ये हमने आंसर बता दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप इस बार। ठीक है, देखो आपको क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि ए पीस ऑफ आइस हैविंग ए स्टोन फ्रोजन इन इट melts in a glass vessel filled with water. How will the level of water in the vessel change when the ice melt? अच्छा यार, ये तो बड़ी बढ़िया बात पूछी इसने, कि एक है भाई आपके पास स्टोन, और स्टोन को बर्फ के अंदर रखा है। ओके, ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा जी, और ये मेल्ट होता है ग्लास वेसल के अंदर।
कि हाउ विल द लेवल ऑफ वाटर इन वेसल चेंजेस व्हेन द आइस मेल्ट्स. लेवल विल राइज, लेवल विल नॉट चेंज, लेवल विल ड्रॉप, सम वाटर विल फ्लो आउट, द वेसल विल ब्रेक. टूट जाएगा. अच्छा, ऐसा भी हो सकता है. चलो बताओ भाई बच्चों, कितने बच्चे सॉल्व कर सकते हैं इसको? हाँ जी, कोई ऐसा बच्चा है जो इसको सॉल्व कर सकता है? हाँ, सोचना पड़ेगा बेटा, बिल्कुल सोच के देखो बेटा, सोच के देखो सभी बच्चे. आंसर निकाल लोगे आप? 100% श्योर है? बड़े तेज बच्चे हो आप. ठीक है, आंसर आप निकाल लोगे. ठीक है, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह रहा हूं. ये देखो भाई, हमने इसमें लिक्विड फिल कर रहा हूं अब मैं. हाँ जी, किसी से बन रहा है ये क्वेश्चन? किसी से बन रहा है ये क्वेश्चन? डिक्रीज होगा पक्का, नहीं पता सर. पक्का क्यों नहीं पता? तुमने, मैं बता रहा हूं, तुमने 100% श्योर है गूगल की हेल्प ली है? अमरवीर, तुमने सर गूगल अगर की मैंने हेल्प ली है गूगल बेटा? किया होता तो मुझे हैं? रीजन भी पता होता ना, अगर मैंने गूगल किया होता मुझे रीजन भी पता होता. अच्छा. फिर मैंने पूरा आंसर बताना था, नंबर ज्यादा बनाने थे अपने. हाँ, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा एग्जैक्ट आंसर कैसे आ जाता है फिर? हैं? सर मैंने ड्रॉप का कंसेप्ट इसलिए बोला कि जैसे हम्म, जब हम पत्थर पानी में फेंकते हैं, अगर आइस तो हमने पता है चेंज नहीं करेगी, पत्थर को हम्म. पानी में फेंकेंगे तो उसका बढ़ेगा थोड़ी ज्यादा, या फिर वो चेंज नहीं होगा या फिर वो ड्रॉप होगा. पत्थर पानी में फेंकते हैं तो बढ़ता क्यों नहीं है? क्यों, कुछ ना कुछ वॉल्यूम अंदर नहीं जाएगी? हैं? सर पर वो उतना थोड़ी डिस्प्लेस कर लेगा जितना उसका तुमने खुद वो का कौवे वॉल्यूम. वाली वो स्टोरी नहीं सुनी? वंस देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो, सर उसने तो कितने सारे डाले थे ना, एक ही छोटा सा वेंट थोड़ी हियर था, एंड कितने देयर, सारे डाले थे उसने. है ना, इन सर्च ऑफ उसने वाटर. कितने थे. सर वो प्रैक्टिकल नहीं होती इतना ज्यादा. नहीं अगर तो अच्छा. बहुत ज्यादा पत्थर डालोगे ना तो होगा. उसमें तो एक स्टोन फ्रोजन है बस, हैविंग अ स्टोन. हो सकता है स्टोन बड़ा हो बेटा. चलो हैं? ठीक है, फिर राइज हो जाएगा. ऐसे थोड़ी ना होता है बच्चे. हैं? भाई सर मैंने तुम्हारे अकॉर्डिंग तो इसलिए वो तो कौवा है ना, पता वो प्यासा मर जाना चाहिए था, है ना? ठीक है. पता नहीं सर, अब तुम पक्का नहीं फिजिक्स पता. अब तुम फिजिक्स वालों से पूछते कि भाई लेवल, आप पत्थर डालते ही जा रहे हो, तुम लोग कहते जाते कि भाई लेवल तो डिक्रीज होता जाएगा. अब कौवा बेचारा क्या करता, जिस पे पूरी कहानी बनी थी. और सही बता रहा हूँ, हमने 6 स्टैंडर्ड में ये स्टोरी लर्न करी थी. ठीक है, और इसके अलावा हमें इंग्लिश में कुछ नहीं आता था. आज तक याद है मुझे, वंस देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो, और ही वेंट हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, एट लास्ट ही फाउंड ए पॉन्ड ऑफ वाटर, बट इट वाज एम्प्टी. एज इस तरह से था कुछ, है ना बच्चों? तो आपने भी सुनी होगी ये कहानी. तो उस कहानी की बात नहीं मानते हम, क्योंकि सर हम हैं वो फिजिक्स कांच वाले. का बर्तन है, वो टूट भी सकता है पत्थर बजने से. फिर पानी होगा हाँ, उसको वो करने के टूट लिए. भी सकता है. हाँ जी, हाँ जी, ये भी हो सकता है. तो हम फिजिक्स वाले हैं. हम अगर कुल्ली को देख के हम ये लोग कहते हैं कि तू कोई काम नहीं करता. ठीक है, अगर उसको, भाई पूरा दिन रात कोई काम करता होता है, हमारे घर में मम्मा पूरा दिन रात काम करती है, हमारे लिए खाना बनाती है. और अगर फिजिक्स वाले स्टूडेंट से पूछा जाए कि मम्मा आप कितना काम करते हो, तो फिजिक्स वाला कहेगा मम्मा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ. अब मम्मा तो वहीं की वहीं रहती है, घर की घर में, तो डिस्प्लेसमेंट 0. तो वो कहता है कि आप कोई काम नहीं करते फिर. ठीक है, तो आपको फिर उस सिचुएशन में थप्पड़ भी पड़ सकते हैं. ठीक है, तो बच के रहें बेटा, क्योंकि मम्मा सारा दिन काम करती है और आप कहोगे कुछ नहीं करते हैं, तो ये बात तो गलत हो जाएगी आपकी. ठीक है, तो चलो इन बातों को भूल जाते हैं और अपनी फिजिक्स पे दोबारा से आ जाते हैं.
तो यहाँ क्या कहा गया बच्चों कि ए पीस ऑफ आइस हैविंग ए स्टोन फ्रोजन इट इन इट melts in a glass vessel filled with water. How will the level of water in vessel changes when the ice melts? इसमें कोई डाउट नहीं है कि आंसर अमरवीर वाला ही है, ठीक है। इसमें डिक्रीज ही होगा लेवल, ठीक है, लेवल ड्रॉप ही करेगा, बट कैसे ड्रॉप करेगा इस बात को हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो बेटा, यहाँ पे जो ये इमर्स पार्ट है, यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मेरा एक अपथ्रस्ट लग रहा है, यहाँ पे अपथ्रस्ट जो लगता है वो इस तरह से, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ अपथ्रस्ट, और वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड ना बच्चों, वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है बेटा। अच्छा, हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी भी मतलब जो मैं गेस कर रही हूँ, अगर वो पत्थर नीचे जा रहा है, पूरा जा रहा है नीचे, तो वो मतलब वाटर से ज्यादा डेंस होगा, और जब वो नीचे पहुंच जाएगा तो मतलब जो अपथ्रस्ट लगी है वो जो है उसके वेट से कम लगी है, तो इसलिए वो ड्रॉप होगी। अरे दैट्स गुड, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया। चलो अब हम इसको स्टेप टू स्टेप सोल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों, कि हम ना यहाँ पे ये कहते हैं कि मैंने यहाँ डायग्राम में दिखाया आपको, एक आइस क्यूब मैंने शो करा है, उस क्यूब के अंदर ना एक पत्थर है जो उसके अंदर मतलब उसके अंदर है, इसका हम मास मान लेते हैं m1। m1 मास हम मानते हैं आइस का मास, और m2 मास मान लेते हैं स्टोन का मास, मास ऑफ आइस, ठीक है बच्चों। और m2 मास बेटा मान लेते हैं किसका, मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन। तो यानी कि जो टोटल मास हुआ वो आपके पास बना m1 प्लस m2। मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, वो किसके इक्वल होगा, वेट के इक्वल होगा, और इसमें भरा है हमने पानी, ठीक है। पानी की डेंसिटी कितनी होती है, वाटर की डेंसिटी होती है बच्चों 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। अगर ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में बात करी जाए तो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है ना, पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ये होती है उसकी सीजीएस सिस्टम में, ये उसकी एसआई सिस्टम में, ठीक है। अब देखो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, ए पीस ऑफ आइस हैविंग ए स्टोन फ्रोजन इट इन इट melts in a glass vessel filled with water. How will the level of water in the vessel changes when the ice melts? सबसे पहले हम ये कंडीशन मानते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर हम सेटिस्फाई करें तो फिर एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होगा बताओ भाई, इक्विलिब्रियम में अपथ्रस्ट और जो डाउनवर्ड फोर्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। डाउनवर्ड फोर्स कितनी है, m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर है, ये है। और ये किसको बैलेंस करेगा, 0.4 से आप बोयंसी को। तो बोयंसी आप कैसे निकालते हो कि वॉल्यूम आपका इनसाइड कितना है, वॉल्यूम इनसाइड मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और इनटू ये तो आ गया जी मास, और ये आ गया जी आपके पास जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो वेट, ठीक है। ये आपका वी आई मैंने लिखा है वॉल्यूम जो इनसाइड है, वॉल्यूम इनसाइड, ये डेंसिटी ऑफ वाटर मैंने यूज करा है, और जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां से आप देखो बच्चों, यहां से मैं किस तरह से इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलता हूं, जी से जी यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, और मेरे पास वॉल्यूम जो अंदर गया है इनसाइड जो है वो किसके बराबर है, m1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस m2 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई सीधी सी बात है, m1 अपॉन m2 के नीचे चला गया है डेंसिटी, तो मैंने अलग अलग लिख दिया, इक्वेशन मान लो इसको 1, ठीक है जी, इक्वेशन 1 मान ली मैंने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। अब देखो बच्चों, अब क्या होता है एक्चुअल में, कहानी कैसे बदलती है। अब आपने क्या कहा कि ये आइस मेल्ट करने लगता है, पिघलने लगता है, पिघलने लगता है, तो ये जो पत्थर है ना वो नीचे चला जाएगा, ठीक है। मान लो कि अब कंडीशन कुछ इस तरह की आ चुकी है हमारे सामने
ये इस तरह की कंडीशन आ चुकी है कि ये जो पत्थर है वो तो चला गया बेटा नीचे यहाँ पे, ठीक है ना, वो तो आ गया आपका यहाँ पे आके बैठ गया, ठीक है। और आपकी आइस जो है वो लगातार पिघलती जा रही है, ठीक है, वो पिघलती जा रही है ऐसे, मान लीजिए ऐसे, ठीक है। ये आपका आइस क्यूब है जो लगातार पिघलता हुआ जा रहा है, ठीक है। इसको हम लिक्विड से फिल करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, इस तरह से हम कहते हैं कि इस तरह से ये लगातार क्या होती जा रही है, मेल्ट होती जा रही है, ठीक है। कुछ इस तरह से मेल्ट होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे इतना 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 हम मान लेते हैं लिक्विड ये मेल्ट हुई है, ठीक है। तो इतना स्पेस जो है वो एम्प्टी बाकी बचता है। तो यहाँ से जो ये लिक्विड है ये इसके क्या आ रहा है बेटा, अंदर आ रहा है, यहाँ से ये जो लिक्विड है ये इसके अंदर आ रहा है, ऐसे ऐसे अंदर आ रहा है। तब ये क्या करेगा, लेवल डिक्रीज करेगा। अब यहाँ पे हम ये बात सीधी तो नहीं कह सकते ना कि ये वॉल्यूम का निकल के गया है, उस वॉल्यूम में कुछ ना कुछ फिल हो रहा है। तो इसकी जो वॉल्यूम थी और इसकी जो डेंसिटी थी, अगर उस हिसाब से हम कैलकुलेशन बिठाएं तो ऑफ कोर्स ये जो लेवल है, ये लेवल क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। लेकिन इसको हमें आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा कि अब ये मेल्ट हो चुका है, स्टोन यहाँ आ गया है, यहाँ नीचे आके बैठ गया है बॉटम में, ठीक है। तो यहाँ पे मेल्टिंग के बाद अगर मैं बात करता हूँ तो मैं बात कैसे करूँगा, देखो आफ्टर मेल्टिंग मैं बात कर रहा हूँ, मेल्ट होने के बाद मैं बात करता हूँ। मेल्ट होने के बाद स्टोन तो चला गया जी बॉटम में, ठीक है जी, स्टोन आपका नीचे चला गया, ठीक है। और मैं मान लेता हूं कि जब मान लो कि V1 वॉल्यूम जो है वो आइस का वॉल्यूम है, जब वो आइस पूरी तरह से पिघला, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइस हम मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइस, ठीक है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, आइस का वॉल्यूम आपने कितना माना था, ये देखो यहां से m1 माना था, ठीक है, m1 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है ना, डेंसिटी ऑफ वाटर ऑफ कोर्स, ठीक है। और V2 हम किसका मान लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ स्टोन मान लेते हैं, स्टोन का वॉल्यूम हम मान लेते हैं V2 के बराबर। तो वो किसके बराबर रहेगा, आपके पास मास था M2, डेंसिटी किसकी यूज करनी पड़ेगी, उसकी वॉल्यूम निकालनी है तो स्टोन की डेंसिटी यूज करनी पड़ेगी, डेंसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है। तो अब आप देखो कि यहाँ पे V1 प्लस V2 कितनी वैल्यू आती है, V1 प्लस V2 कितनी वैल्यू आती है, V1 प्लस V2 आती है M1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस M2 अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टोन, ठीक है। और इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन थी, उस कंडीशन में आपकी इनसाइड जो वॉल्यूम थी दैट शुड आल्सो बी इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है। अगर वो V1 प्लस V2 के बराबर है तो इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको इसके साथ इक्वेट करूं एक सिचुएशन में तो इसकी वैल्यू आनी चाहिए किसके बराबर, M1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस M2 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसमें ये फैक्टर तो इनको कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टोन जो है वो ज्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू कम आ जाएगी। और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर कम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी। यानी कि जिस सिचुएशन में मेल्टिंग हो चुकी है वहां पे वॉल्यूम आपकी क्या आ रही है, कम आ रही है। और जिस सिचुएशन में मेल्टिंग नहीं हुई थी वहां पे वॉल्यूम क्या बन रही थी आपकी, ज्यादा बन रही थी। तो यही कारण है कि उसका लेवल क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बच्चों। यहाँ पे आपको वो दोनों कंडीशंस इक्वेट कर लेनी है जिसमें आपकी वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी पड़े, मेल्ट होने से पहले और मेल्ट होने के बाद, ठीक है। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझ लेना बेटा कि मेल्ट होने से पहले हमारे पास V इनसाइड जो किसके बराबर था, ऑफ कोर्स V1 प्लस V2 के बराबर था, इन दोनों की वॉल्यूम के बराबर था, ठीक है। तो वो था M1 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस M2 अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ये मेरे पास इक्वेशन 1 थी। इसी के बेसिस पे जब वो मेल्ट हो जाती है तो मैंने वॉल्यूम निकाली अलग अलग उनकी और अलग अलग निकाल के ऐड करी और उनको कंपेयर कर लिया इसके साथ, पहले वाले के साथ, इक्वेशन 1 वाले के साथ। तो मुझे पता चला कि ये जो वॉल्यूम थी जो फाइनल आपके पास आई थी वो कम थी किसके कंपैरिजन में, पहले वाले के कंपैरिजन में।
तो यहाँ पे किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लो भाई, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे किसी बच्चे को डाउट आ जाए। पूछ लो जी, किसी को कोई डाउट हो तो। हाँ जी बच्चों, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा। सर फिर थर्स्टी क्रो में राइस कैसे हुआ था पानी? हैं थर्स्टी क्रो वाले में सर आपने खुद वो पॉइंट मेरे दिमाग में डाल दिया, अब मुझे ना सोच ही जाना है मैंने उसी बात। सही है बेटा। पता है यहाँ पे सिचुएशन क्या है बेटा, यहाँ पे सिचुएशन ये है कि वो जो स्टोन था ना वो आइस के अंदर था, समझ रहे हो आप मेरी बात? आपकी जो स्टोन में से जो आइस में से स्टोन निकला तो उसने जो वैकेंसी क्रिएट करी ना, उस वैकेंसी में वाटर का जो वॉल्यूम था वो ज्यादा आ रहा था, दैट्स व्हाई यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। लेकिन वहां पे जो स्टोन्स डाले गए थे ना वो किसी आइस क्यूब के अंदर नहीं थे, वो सीधे स्टोन थे जिनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम थी और उनकी जो डेंसिटी थी वो लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा थी। यहाँ आपने एक बात स्पेशल नोट करी होगी कि इनिशियली ये जो स्टोन था वो आइस के अंदर था, और जब आपने इनिशियल वॉल्यूम निकाली है ना तो ये देखो इक्वेशन 1 में डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये देखो जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, देखो दोनों सिचुएशंस में आपने डेंसिटी किसकी यूज करी है, ये देखो, ये क्या आपको? यस सर। यही रीजन था कि वो कौवा Water. पानी पी के चला गया। ठीक है, समझ गए? अब यस तो सर। क्लियर होगा ना इस कॉन्सेप्ट से, हाँ है जी ना? सर अब क्लियर है। हाँ तो ये रीजन था। तो वो आप अगर होते ना वहां पे तो उस कौवे को प्यासा मार देते बेचारे को। ठीक है ठीक है बेटा, चलो बहुत अच्छी यस। बात है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। आफ्टर 10 मिनट्स वी विल स्टार्ट, वी विल रिज्यूम आवर क्लास। मैं अपनी क्लास को ऑफ नहीं कर रहा, ठीक है, और मैं 10 मिनट चाय पीऊंगा, ठीक है, तब तक आप सभी बच्चे भी चाय पी सकते हो या कुछ खाना वाना खाना है तो खा सकते हो। 10 मिनट्स हैं आप लोगों के पास, ठीक है बच्चों। सर 10 मिनट्स के बाद फिर से स्क्रीन। देखो बेटा, हमारे पास न्यूमेरिकल है, if there were a smaller gravitational effect, which of the following forces do you think would alter in some respect? तो आप देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप ही कर सकते हो बहुत अच्छे तरीके से कि आप क्या कहते हो कि किस में चेंज आएगा। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को घटा दें, ठीक है, इफ देयर वर ए स्मॉलर ग्रेविटेशनल इफेक्ट, तो किस फोर्स में फर्क पड़ेगा? इसने कहा है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स मतलब लिक्विड फ्रिक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कतई नहीं होगा जी, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक तो आपको पता है स्टैटिक चार्जेस के बीच लगने वाली फोर्सेस होती हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस का भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यहाँ पे दो में से एक होगा, या तो फिर विस्कस होगा या फिर क्या होगा, आर्किमिडीज लिफ्ट होगा। आर्किमिडीज लिफ्ट को आप अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं, अपथ्रस्ट भी बोल सकते हैं, बॉइंट फोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जहां तक मुझे पता है वहां तक हम विस्कस फोर्स की जो डिपेंडेंसी होती है वो ग्रेविटेशन पे बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है ना, ग्रेविटेशन पे वो डिपेंड नहीं करती विस्कस फोर्सेस, ठीक है। जहां तक मुझे पता है विस्कस फोर्सेस का या विस्कोसिटी का जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था वहां पे mg का कोई नाम भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल इफेक्ट यहाँ पे जो ये अपथ्रस्ट होगा वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड के बराबर होता है। आपको पता है ना बेटा इस बात का, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर वेट की बात हुई है तो वेट कहाँ आता है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट में आता है। तो ये आर्किमिडीज अपलिफ्ट, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है ना बेटा, ये आपके पास राइट आंसर बनेगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब देखो बच्चों आगे बढ़ते हैं। विस्कस फोर्सेस ग्रेविटेशनल इफेक्ट पे डिपेंड कभी नहीं करती, ठीक है। ये विस्कस फोर्सेस जो हैं वो लेयर्स के मोशन पे डिपेंड करते हैं, उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उन लेयर्स के बीच का डिस्टेंस, इन चीजों पे डिपेंड करती हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल इफेक्ट पे डिपेंड नहीं करती, ये बात आप ध्यान रखें बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, देखिए क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल को आप सभी लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं, ठीक है। देखो जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है, कि ए बॉडी इज जस्ट फ्लोटिंग इन ए लिक्विड, if the body is slightly pressed down and release, it will start oscillating, sink to the bottom, come back to the same position immediately, come back to the same position slowly. बताओ भाई क्या होना चाहिए? इसका आंसर तो बहुत सीधा है, बहुत सीधी सी बात है, बहुत सीधी बात है, बता दो भाई। वो जस्ट यहाँ पे वर्ड यूज किया है जस्ट फ्लोटिंग, ठीक है, in a liquid their densities are equal, okay density equal है, ठीक है, density equal है। अच्छा, if the body is slightly pressed down and released it will, देखो बेटा इन दोनों की डेंसिटी बराबर थी, आपने ऊपर से क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, तो जैसे ही आपने हल्का सा भी फोर्स आप अप्लाई कर दोगे ना, तो इसकी देखो दोनों की डेंसिटी बराबर थी, ये फ्लोटिंग सिचुएशन में थी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी, आपने ज्यादा फोर्स लगा दी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ज्यादा लगाते ये क्या करेगा, ये सिंक टू द बॉटम, ये बॉटम में चला जाएगा, ठीक है ना, ये बॉटम में चला जाएगा, ठीक है। अमरवीर का आंसर आ गया, ईशान का भी आंसर आ गया, दैट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर, क्योंकि अब तक मुझे कोई बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल नहीं मिला है, ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या पता मेरे को कोई अच्छा सा न्यूमेरिकल मिल जाए, ठीक है, तो ये मुझे दिख रहा है थोड़ा सा ठीक ठाक सा न्यूमेरिकल, चलो इस पे हम बात करते हैं, ठीक है। देखो जी इसने क्या कहा, हाँ जी सभी बच्चों को क्लियर हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स, खुशदीप का भी आंसर आ गया, दैट्स वेरी गुड। देखो जी इस न्यूमेरिकल पे आओ भाई सभी बच्चे, ठीक है, इस न्यूमेरिकल पे आगे और इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि होना चाहिए थोड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल। देखो बच्चों, ए सिल्वर इनगोट वेटिंग 2.1 किलोग्राम इज हेल्ड बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग है तो टेंशन होगी, ठीक है भाई, स्ट्रिंग है तो टेंशन होगी, स्ट्रिंग है ना तो टेंशन होगी 100%, सो एज टू कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, उस लिक्विड की डेंसिटी दे रखी है जी 0.8, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज दिस, अच्छा, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज दिस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 1.6, 1.94, 3.1 और 5.25, इनमें से एक आंसर हमें बताना। देखो जी हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, किस तरह से हमसे बातें करी गई है कि ए सिल्वर इनगोट वेटिंग दिस इज हेल्ड बाय अ स्ट्रिंग सो एज टू बी कंप्लीटली इमर्स्ड इन ए लिक्विड, ये आप मान लो कोई रिजिड स्पोर्ट, ये ले लीजिए आपने कोई स्पोर्ट जिससे आपने क्या क्या सस्पेंड किया है, एक सिल्वर इनगोट, देखो सिल्वर और गोल्ड की बातें हो रही हैं हमारे कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है, ये ले लो जी आप स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग से आपने एक मास सस्पेंड करना है बच्चों, ये आपने मास ले लिया, ठीक है, और ये मास आपने कर दिया यहाँ पे सस्पेंड, ठीक है जी, ये देखो भाई बच्चों, ये यहाँ आपने मास सस्पेंड कर दिया, इसका मास मान लिया आपने m के इक्वल, ठीक है बेटा, इसका मास बच्चों आपने माना m के इक्वल, इसका मास आपने लिया है बच्चों m, ठीक है, और इसको आपने एक लिक्विड के अंदर पूरी तरह से इमर्स कर रखा है, डुबो रखा है, ये देखो बच्चों, आपने लिक्विड के अंदर कंप्लीटली इमर्स किया है, लिखा है ना यहाँ पे कंप्लीटली इमर्स्ड, तो ये लो भाई बच्चों हमने इसको पूरी तरह से लिक्विड के अंदर डुबो दिया है बेटा। अब देखो बेटा आपको पता है कि अगर मैं इसका FBD ड्रॉ करूं, इसका मास हमने जिसका m माना है, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करें, FBD ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले, FBD ड्रॉ करता हूं मैं इसका,
ठीक है, तो देखो मेरा रिजल्ट क्या बनना चाहिए। चलो स्टार्ट करते हैं एफबीडी ड्रॉ करना। मेरे पास है इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना, m। तो इसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और टेंशन कहाँ एक्ट करती है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट। ठीक है, तो ये टेंशन की डायरेक्शन होगी, सपोर्ट कहाँ पे है, यहाँ पे है भाई। ठीक है, और दूसरा है जी बॉइंट फोर्स। बॉइंट फोर्स भी कहाँ एक्ट करेंगी, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेंगी। तो अगर मैं इसका एफबीडी ड्रॉ करके देखूं तो मेरे पास ये डायरेक्शन किसकी बन गई जी, टेंशन की डायरेक्शन बन गई बेटा, टेंशन की डायरेक्शन बन गई बेटा। और दूसरी ये बच्चों बन गई बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स। ठीक है ना, और ये जो डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है आपके पास वेट की, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, यही होता है वेट। अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन की बात करूं तो इक्विलिब्रियम में तो यही होगा जी कि टेंशन और बॉइंट फोर्स एफ बी ये किसके इक्वल हो जाएंगे, mg के इक्वल हो जाएंगे इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम ऑफ रेस्ट की कंडीशन मान लो भाई, यहाँ पे आगे बिल्कुल रेस्ट में है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इक्विलिब्रियम में यही होता है कि दो या दो से ज्यादा फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती होती है। ठीक है, अब देखो भाई मास कितना दे रखा है इसका, इन गोट का मास आपको दे रखा है 2.1 किलोग्राम। देखो अब ये हमारी जो इक्वेशन बनी है ना T प्लस एफ बी, यही हमें सारी की सारी बातें बता देगी। ठीक है, बॉइंट फोर्स किसके बराबर होती है, ये बात आपको याद रखना है। बॉइंट फोर्स होती है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर। ये बात आप याद रख के चलोगे, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना बेटा। अब देखो बच्चों कि हमारे पास यहां से मुझे क्या निकालना है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा टेंशन ही पूछ रखी है, तो T इज इक्वल टू एम जी माइनस बॉइंट फोर्स एफ बी। ओके, तो फिर यहां से T इज इक्वल टू क्या बनेगा, एम जी माइनस एफ बी। एफ बी आपके पास बनेगा कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो आपके पास लिक्विड है, और वॉल्यूम किसकी, ऑब्जेक्ट की। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। डेंसिटी को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करता हूं ना तो मास आ जाता है बच्चों, और इसको जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, वेट। याद रखना बच्चों, छोटी छोटी बातें बट बहुत ही अच्छी बातें। डेंसिटी होता है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल होता है भाई बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से वॉल्यूम अगर निकालनी हो तो मास अपॉन डेंसिटी, मास अगर निकालना हो तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। छोटी सी बात है बट है अच्छी बात, है ना। तो मैंने मास निकालना था किसका, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो मैंने डेंसिटी ऑफ लिक्विड ली और वॉल्यूम मैंने ली ऑब्जेक्ट की, और मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मेरे पास T इज इक्वल टू एम जी माइनस रो इंटू एल और इंटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट किसके बराबर होगा, वॉल्यूम होता है बेटा, यहां से देखो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो mg माइनस रो इंटू लिक्विड, और ये किसके बराबर आ गया जी, वॉल्यूम आ गया मास डिवाइड बाय डेंसिटी, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट m मान लो, m ही माना है आपने, हाँ। और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मान लो, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इंटू जी, इंटू जी। यानी कि यहां से mg तो कॉमन आ रहा है जी, mg को अगर मैं कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको मान के चलो जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, बड़ी तिकड़मबाज है यार, हमें तो देखो कैसे फंसा के रख दिया इन लोगों ने, है ना। तो mg इंटू 1 माइनस रो ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय रो ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना भाई। तो अब देखो आपको क्या दे रखा है कि immersed in a liquid of relative density this, इसकी रिलेटिव डेंसिटी दे रखी है बेटा।
तो रिलेटिव डेंसिटी आपको दे रखी है, तो इसका मतलब है कि आपको दिया है 0.8 किसकी वैल्यू है, यहां लिख रहा हूं कोने में देखो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है कितनी, इसकी वैल्यू मेरे को दे रखी है 0.8, ठीक है ना भाई, 0.8 मेरे को वैल्यू दे रखी है। और दूसरा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय वाटर, ये मेरे को दे रखा है बच्चों, इसका वैल्यू दिया है मेरे को कितना 10.5, 10.5 उसका वैल्यू दे रखा है। मेरे को क्या चाहिए, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सिल्वर, या ऑब्जेक्ट बोल दो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सिल्वर, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 0.8 डिवाइड बाई 10.5, है ना बच्चों। तो ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ सिल्वर, सिल्वर क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गया आपके पास 8.8 डिवाइड बाई 10.5। तो यानी कि आप इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज 0.8 डिवाइड बाई 10.5, 0.8 डिवाइड बाई 10.5, ठीक है बच्चों। तो ये आपके पास आ गया बेटा, क्या ये आपके पास वैल्यू आ गई किस चीज की, ये वैल्यू आ गई बेटा डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सिल्वर, या सिल्वर यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है, सिल्वर यहाँ पे ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, ऑब्जेक्ट के इक्वल लिख दिया। तो अब देखो बच्चों, ये जो वैल्यू है हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रखते ही हमारे पास टेंशन क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा m, मास कितना है इन गोट का 2.1, g की वैल्यू कितनी ले रहा हूं मैं 10 ले रहा हूं, और 1 माइनस 0.8 डिवाइड बाई 10.5, ठीक है जी। तो आपके पास वैल्यू बन गई जी 2.1 इंटू 10 इंटू 10.5 माइनस 0.8, तो 9.7 डिवाइड बाई 10.5। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए जी, आपके पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, ये 21 आ गया इंटू 97 डिवाइड बाई 105। कैलकुलेटर से सोल्व कर लेता हूं बच्चों इसको, आप भी अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो सोल्व कर लीजिए, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, ठीक है। तो मैं अपने कैलकुलेटर से इसे सोल्व करता हूँ, 21 इंटू 97 दैट इज 2037, और 2037 और इसको डिवाइड कर देते हैं 105 से, तो ये आ गया भाई 19.4 आना चाहिए, ठीक है। तो 1.94 आना चाहिए इसका आंसर, 1.94 इसका आंसर बनना चाहिए, तो ये हमारा आंसर होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो चुकी है हमारी, ठीक है, तो उन कैलकुलेशन मिस्टेक को हम भूल जाते हैं और भूल के फिर 10.5, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। तो हमारा 1.94 आंसर बनना चाहिए बच्चों, क्या हमारा आंसर सही है, हाँ जी। सभी बच्चों को क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट कि हमने किस तरह से परफॉर्म किया ये आर्टिकल, हाँ जी क्लियर है सभी बच्चों को, बेटा साथ साथ बताते जाएंगे। ऑप्शन बी, यस सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी जितने भी बच्चे बैठे हैं, मनिंदर सिंह क्लियर है, दैट्स गुड। कवलप्रीत बहुत बढ़िया है बेटा, ईशान गुड, पाहुल, हार्लिन, और भी बोलो बेटा फटाफट बोलो बच्चों, नवदीप सिंह, रोमिका, जसलीन, खुशदीप, हाँ जी बोलते जाओ बच्चों बोलते जाओ, शाबाश। अमनप्रीत कौर, हरकमलप्रीत सिंह, सुप्रीना, दैट्स गुड, दैट्स गुड, बहुत बढ़िया। परबलीन कौर, ओके बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। देखो प्रैक्टिस तो आपको लगातार करनी पड़ेगी, देखो है ना। देखो बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ना फर्स्ट टाइम एक बार आप देख के, एक बार आप करके किसी भी चीज में एक्सपर्ट आप नहीं हो सकते। एक्सपर्ट होने के लिए हमें थोड़ा बहुत टाइम तो देना ही पड़ता है बच्चों,
ठीक है ना। हाँ थोड़ा ट्रिकी तो है, देखो आपको थोड़ा बहुत टाइम तो उस कॉन्सेप्ट पे बात करो, चाहे न्यूमेरिकल्स पे बात करो, इन पे थोड़ा बहुत टाइम तो आपको लगाना ही पड़ता है बच्चों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक बार में देखोगे और देखते ही आपके सामने हाँ जी आंसर का पिटारा आ जाएगा, नहीं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मैं बता तो रहा हूँ आपको कि 11th क्लास में हम मेहनत थोड़ी ज्यादा करते हैं, बट रिजल्ट उसके कंपैरिजन में थोड़ा कम मिलता है। लेकिन यही रिजल्ट डबल ट्रिपल होके मिलता है जब आप कंपटीशन में जाते हो। ठीक है, अगर यहाँ आपने मेहनत करी है और कहीं भी कंपटीशन आप जा रहे हो, जरूरी नहीं है कि वो कंपटीशन आप आईआईटी जेईई नीट के लिए ही कर रहे हो, आप कंपटीशन और चीजों के लिए भी कर सकते हो। आप हो सकता है यूपीएससी की तैयारी में चले जाओ, हो सकता है आप थिएटर में चले जाओ, हो सकता है आप सोचोगे कि सर वहां पे क्या इसका क्या बेनिफिट होगा। बहुत बेनिफिट होता है बेटा, साइंस का जो बच्चा होता है ना उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। ठीक है, हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी अमरवीर, ये आर्किमिडीज का नहीं था, ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर और देखते हैं कि क्या हमें कोई अच्छा न्यूमेरिकल और मिलेगा, चेक करते हैं। चलो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नंबर 10 हमारा क्या रहेगा। अच्छा जी, देखो जी, ये तो बहुत ही ज्यादा हमें हल्का सा न्यूमेरिकल दे दिया, ठीक है, जिसको हम नहीं चाहते कि हम इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो इसने कहा कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड दैट फ्लोट्स इन वाटर विद 0.1 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर, 0.1 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर। ये मैं नहीं सोल्व करूंगा, ये आप सभी बच्चे सोल्व करेंगे। ठीक है, जितने बच्चे यहाँ पे ऑनलाइन बैठे हैं वो सारे के सारे बच्चे एक बार ट्राई करके देखेंगे, बहुत इजी रहेगा अगर आप सोल्व करेंगे इसे तो। ठीक है, बहुत इजी रहेगा बेटा। ठीक है, आप 1 मिनट में सोल्व कर दोगे इसको बच्चों। हाँ जी, सभी बच्चे ट्राई करके देखेंगे बेटा। हाँ जी, कितने बच्चे ट्राई कर रहे हैं, अच्छा आंसर आ भी गया, दैट्स गुड। क्यूबिक सेंटीमीटर बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी का मतलब है क्यूबिक सेंटीमीटर। देखो बच्चों कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक, ऑप्शन ए, अच्छा चलो देखते हैं चेक करते हैं बेटा कि फाइंड द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड दैट फ्लोट्स इन वाटर विद 0.1 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर, 0.1 ऑफ इट्स वॉल्यूम अबव द वाटर। फाइंड द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक ऑफ वुड। देखो बेटा कैसे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। सर ऑप्शन ए और बी सेम है ए और बी सेम है, अच्छा तो ऑप्शन ए या बी आपका आंसर होना चाहिए ना, दैट्स गुड। देखो बेटा हमें इस कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम इसके साथ डील करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। देखो ये हमारे पास सिचुएशन है ऐसी, इस तरह की सिचुएशन है, ये हमारे पास इस तरह की एक सिचुएशन हमें दे रखी है और यहाँ पे ये ब्लॉक हमने मान लिया, ये यहाँ एक ब्लॉक रखा है और इसको हम भर देते हैं इस कंटेनर को पूरे लिक्विड से। ठीक है, इसको हम और 0.1 ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड है, मान लो हमने थोड़ी सी ज्यादा दिखा दी वॉल्यूम जो आउटसाइड है। ठीक है, वैसे इसने कहा है कि 0.1 मतलब नाम मात्र के समान, ठीक है, आउटसाइड है। ठीक है जी, ये ऐसी ऐसी सिचुएशन है बच्चों।
काफी इजी बनेगा ये न्यूमेरिकल, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा ये न्यूमेरिकल, ठीक है, और आप बहुत इजीली इसे सॉल्व कर जाएंगे, आप देखना। देखो बच्चों, हम जो ऑब्जेक्ट जो सरफेस के ऊपर तैर रहे होते हैं उनके लिए हम क्या बात यूज करते हैं, सबसे पहले देखो, अच्छा ये जो कंडीशन आती है हमारे पास, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हमें देखने को मिलती है, ठीक है। जब आप बात करते हो रिड्यूस्ड वेट की, तो वो एक्चुअल वेट के माइनस किसका इक्वल होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस का इक्वल होता है, तो वहां से आप बोलते हो कि ये आपकी कंडीशन किसके बराबर होती है, वेट ऑफ और ये जो वेट है ऑब्जेक्ट का वो किसके इक्वल होना चाहिए, अगर वो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर है तो उस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट सरफेस पे तैरता रहता है, यानी कि वेट ऑफ liquid displaced, this is the condition, displaced, this is the condition under which we have to work, ठीक है। और ये आप बोल सकते हो कि वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। अब वेट कैसे निकालते हो आप, वेट बताओ बच्चों कैसे निकालते हो, कि वॉल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वुड, ठीक है ना बच्चों, और इनटू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी तो मास आता है, और मास को जी से मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका एक्सेलरेशन आता है, और ये वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड और इनटू वॉल्यूम आ गया, और अब डेंसिटी किसकी लोगे, डेंसिटी आप लोगे वाटर की और जी से मल्टीप्लाई कर दोगे, जी दोनों साइड है जी, तो जी तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो मान लेते हैं हम V जो है वो वॉल्यूम ऑफ वुड है, ठीक है ना, तो हमारे पास कितना वॉल्यूम आउटसाइड है, तो वॉल्यूम है हमारे पास 0.1 आउटसाइड है, तो कितना वॉल्यूम अंदर है, 1 माइनस 0.1 ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ वुड, ठीक है, इतना वॉल्यूम है आउटसाइड, ठीक है। तो अब देखिए दैट शुड बी इक्वल टू किसके, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो आपके पास आपने माना लेट V बी द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो वॉल्यूम ऑफ वुड अंडर वाटर हमारे पास कितना आ गया, 1 माइनस 0.1 ऑफ V, यानी कि 0.9 ऑफ क्या एक्चुअल वॉल्यूम, तो अब वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम और इनटू डेंसिटी, दैट शुड बी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0.9 ऑफ वॉल्यूम और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, तो आपके पास डेंसिटी ऑफ वुड कितना आ गया, 0.9 क्या ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर यूज करी गई है ना बेटा, कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस किसके बराबर होगा, 0.9 ऑफ V के बराबर होगा ऑफ कोर्स, ठीक है, और इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी मैंने आपको पहले ही बताई थी, अगर ऐसा ही सिस्टम में देखते हो ना बच्चों, तो उसकी डेंसिटी होती है 10⁻³ किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, अगर CGS सिस्टम में देखते हो तो उसकी जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, आपको यहाँ पे जो दिया गया है वो ऐसे दिया गया है, ठीक है, कि जो ग्राम अपॉन क्यूबिक सेंटीमीटर, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये था आपके पास आंसर, आंसर आया आपके पास 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, दिस इज द फाइनल आंसर स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल आंसर था। हाँ जी, अब बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, हाँ जी, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ बेटा, ठीक है, मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, देखो बच्चों कैसे, आपने कहा कि सर जी हमारी जो वॉल्यूम है ना, जो अंदर है उसके, वो अंदर है 1 माइनस 0.1, ठीक है, तो एक पूरी वॉल्यूम में से 0.1 घटा दो तो 0.9 V आपकी इनसाइड है, इतनी वॉल्यूम उसके अंदर है, तो उसने कितना वेट लिक्विड, कितना वेट डिस्प्लेस किया होगा,
वो होगा आपके पास ये इतनी वॉल्यूम, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। डेंसिटी हमने ली है जी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में, तो 1 के बराबर है जी, दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो 0.9 वी। और आपके पास जो वॉल्यूम है वुड की वो कितनी है, वी। डेंसिटी कितनी है उसकी, डी मान लेते हैं, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी किसके बराबर होगा, मास, ठीक है। और वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि दोनों के दोनों वेट किसके बराबर होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, क्योंकि आपने कंडीशन में लिखा है कि वेट ऑफ फ्लोटिंग बॉडी इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। तो दोनों को मैंने बराबर कर लिया, यहाँ जी से मल्टीप्लाई भी कर लो, चलो कोई बात नहीं, तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा और वी से वी कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू सीधी सीधी आ जाएगी 0.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। डेंसिटी की यूनिट यही होती है, ग्राम या किलोग्राम में आप मेजर करते हो, तो यहाँ ग्राम में बात करी गई है इसलिए ग्राम, ठीक है भाई। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट जिसको हमने काफी इजीली हमने सॉल्व कर लिया बेटा, ठीक है। कवलप्रीत क्लियर है, दैट्स वेरी गुड। मनिंदर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ईशान इजी है, चलो फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल बता दो, आप सीधा सीधा ही बता दो, तुम भी क्या याद रखोगे, बहुत इजी न्यूमेरिकल लेके आया हूं मैं नेक्स्ट, बहुत ही ज्यादा इजी है। अच्छा चलो जी बात स्टार्ट करते हैं। ये आपके पास है एक बैलून और ऑफ वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम आपको दे रखा है 1500 क्यूबिक मीटर एंड वेट है उसका 1650 किलोग्राम है, विद ऑल इट्स इक्विपमेंट इज फिटेड विद हीलियम। हीलियम की डेंसिटी हमें दे रखी है बच्चा पार्टी, इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज दिस, the pull on the rope tied to the bottom will be, पुल हमें निकालना है मतलब टेंशन निकालना है, सीधी सी बात है ना। कि भाई हमें क्या करा, एक बैलून दिया, इस तरह का एक बैलून है हमारे पास, ये देखिए बच्चों ये बैलून है, ठीक है जी, और इसको एक रस्सी से बांधना है, और रस्सी हमने यहां से बांध रखी है, ठीक है। और आपको पता है एक बात का कि टेंशन ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द सपोर्ट, ये सपोर्ट है भाई, यहां से बांध रखी है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन होनी चाहिए, टेंशन की डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है ना, टेंशन की डायरेक्शन यही होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो दूसरा एक बात देखो, इसका जो वेट है, वेट विल ऑलवेज एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, दिस इज mg, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू वेट। अब देखो बेटा हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ऊपर फोर्सेस कब लगती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट लिक्विड में अंदर जाने की कोशिश करे, तो पॉइंट फोर्सेस उसे क्या करती हैं, ऊपर की ओर फेंकती हैं। तो यहाँ ये डायरेक्शन किसकी बननी चाहिए, पॉइंट फोर्सेस की बननी चाहिए, एफ बी की बननी चाहिए, सही है कि नहीं है। आप इसको लिक्विड की तरह कंसीडर करके चलो, फ्लूइड्स की तरह सोच के चलो, फ्लूइड्स की तरह सोचो इसी कॉन्सेप्ट को कि बैलून ऑफ वॉल्यूम दिस, वॉल्यूम दे रखा है हमें, इसका वॉल्यूम 1500 क्यूबिक मीटर एंड वेट, वेट है उसका 1650, ठीक है ना, 1650 उसका वेट है, विद ऑल इट्स इक्विपमेंट इज फिल्ड विद हीलियम, हीलियम की डेंसिटी हमें दे रखी है, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम क्या आता है, मास। इफ द डेंसिटी ऑफ एयर इज दिस, द पुल ऑन द रॉप टाइड टू द बॉटम विल बी। कैसे करेंगे भाई इस चीज को, देखो जी हमें अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ मिल जाए ना, तो बात ये हो जाए कि आपका जो टेंशन है और वेट है वो मिलके बैलेंस कर देंगे किसको, बॉइंट फोर्स को। तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए टेंशन, तो टेंशन किसके बराबर होगी, टेंशन होगी जी बॉइंट फोर्स माइनस वेट के बराबर होगी। अच्छा जी ठीक है, तो सबसे पहले मेरा टारगेट है कि वेट को निकालना, एक्चुअल में उसका वेट कितना है, ठीक है। एंड 1650 ए बैलून ऑफ वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम हमें दे रखी है बैलून की, और उसका वेट हमें दे रखा है, तो हम कैसे निकालेंगे उसका टोटल वेट, तो 1650, एक तो मास ये है प्लस दूसरा मास वहां से निकाल लेते हैं 1500, और हीलियम उसमें फिल कर रखी है, तो 0.2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये है वॉल्यूम
इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया भाई डेंसिटी के साथ, ठीक है जी। तो ये मेरे पास आ गया जी कितना, 150 दूनी 300, 1650 प्लस 300, दिस इज 1950 किलोग्राम। ये आपके पास वेट आ गया। अब फोर्स भी निकाल लो जी, ठीक है, क्योंकि वो अप जा रहा है, बॉइंट फोर्स किसके बराबर होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस के बराबर होगा। तो वेट आपका किसके इक्वल रहेगा, वेट आपका रहेगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब वो लिक्विड कैसा, एयर है, एयर की डेंसिटी कितनी दे रखी है, 1.3 दे रखी है, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम कितनी दे रखी है, वॉल्यूम तो 1500 दे रखी है। तो फोर्स कितनी आ गई यहाँ पे, ठीक है, 1.3 इंटू 1500। देखो भाई 150 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 1950 परबलिन कोर, हाँ बेटा बोलो, 1950 किलोग्राम, ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको तो टेंशन चाहिए, आपको टेंशन चाहिए, तो टेंशन क्या थी, एफ बी माइनस वेट। तो एफ बी और वेट तो दोनों बराबर ही आ रहे हैं, तो टेंशन कितनी होगी, दोनों बराबर हैं, 950 माइनस 1950, तो दिस इज 0, टेंशन होगी नहीं। अच्छा, कोई टेंशन नहीं होगी तो बहुत इजीली हम काम कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि टेंशन तो है ही नहीं। अब टेंशन नहीं है तो फिर हम बहुत इजीली इसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे, है ना बच्चा पार्टी, ठीक है। सर तो वन डाउट, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बच्चे। सर जहाँ पर आपने वेट, टोटल वेट फाइंड किया है आपने 1650 में, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो मास होता है, और वेट फिर उसको हम 10 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, नहीं, मैंने यहाँ पे वेट किलोग्राम ही लिया है बेटा, और आपको पता है 1 किलोग्राम वेट किसके बराबर होता है, आप ही बताओ। हाँ, तो फिर इसकी 9.8। जरूरत क्या थी मेरे को यहाँ पे 9.8 से मल्टीप्लाई करने की, यहाँ पे जरूरत पड़ी मेरे को कुछ, नहीं सर, बस तो इसीलिए नहीं लिया। अगर मेरे पास कुछ ये आ जाता, मान लो, चलो आप थोड़ा एक मान लेते हैं, मान लो मेरे पास 50 किलोग्राम आ जाता, 50 किलोग्राम वेट आ जाता ना, तो मैं क्या करता, 50 इंटू 9.8 न्यूटन कर देता बस, ठीक है, समझ गए आप मेरी बात। ओके सर, हाँ हाँ, जी हाँ जी इसलिए सर। मैंने शॉर्टकट ले लिया थोड़ा, मैं मानता हूं कि ये बात मैंने थोड़ी गलत करी, लेकिन मैंने शॉर्टकट ले लिया भाई, ठीक है, क्योंकि मुझे जरूरत महसूस नहीं हुई कि मैं कहीं पे 9.8 से, हाँ मैंने ये वेट निकाला तो मुझे ये चीज आपको बतानी चाहिए थी, ये चीज आपको बतानी चाहिए थी, लेकिन मैंने वेट जो निकाला वो वेट फोर्स के बराबर होता है ना बच्चों, ठीक है, और मेरा जो वेट आया वो किलोग्राम में आ गया, किलोग्राम केजी में आ गया, और मैंने यहाँ पे अपने आप से अंदर ही अंदर कंसीडर कर लिया कि ठीक है जी 1 किलोग्राम वेट कितना होता है, 9.8 न्यूटन होता है, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, इस बात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। और ये चीज बेटा कुछ इस तरह से थी जो हमने यहाँ पे, क्योंकि 1 किलोग्राम वेट जहाँ पे भी दिखता है ना, आप सीधा सीधा सोच सकते हैं दैट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, ठीक है, आप सोच सकते हैं, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए बच्चों, वैसे अच्छी बात है ये, अमरवीर ने अच्छी बात नहीं की। सर, वो एक्चुअली हुआ ये, मैंने वो खुद कैलकुलेट किया था तो वो मेरा 1 0 बढ़ रहा था, और अच्छा अच्छा सेकंड अच्छा, में जैसे आपने कैलकुलेट किया मैंने वैसे कर लिया, उसमें मैंने पूरा फॉर्मूला लगाया ही नहीं, रो जी वी, वहां पर जी के हाँ, साथ मल्टीप्लाई नहीं किया तो मेरा आंसर गलत आ गया था, इसलिए मैंने पूछा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। तो हाँ हमने ना जी। बहुत सारी कंडीशंस होती हैं ऐसी, जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो ये चीज आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, कि बहुत सारी सिचुएशन में आपको सीधी किलोग्राम में बात करी जाएगी, जैसे कि वेट आपको दे दिया कि 25 kg, ठीक है, तो फिर आपको उसका मीनिंग आपको समझना पड़ेगा कि ये 25 किलोग्राम वेट अगर हमें दिया है ना, तो दैट इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू 250 न्यूटन, है ना, समझ रहे हो आप मेरी बात, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कि जहां पे 25 किलोग्राम वेट की बात करी, तो आपको ये थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर लेनी है ये बात कि दिस इज नियरली इक्वल टू 250 न्यूटन। मैं यहाँ पे 1 किलोग्राम वेट को 10 न्यूटन के बराबर लिया है मैंने, तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, तो दिस इज नियरली इक्वल टू 250 न्यूटन, इस तरह की बातें आपको अपने दिमाग में थोड़ी सी सेट करके रखनी है ना। आगे बढ़ जाएं बच्चों, हाँ जी, आगे बढ़ जाएं बच्चों। यस सर।
चलो बहुत बढ़िया बेटा। हाँ जी, कोई बच्चा सो तो नहीं गया हो? हाँ जी, कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पे? 19 स्टूडेंट्स बैठे हैं। सभी जाग रहे हैं ना बेटा? दैट्स गुड। जागते रहना बच्चों, ठीक है। आप देखो बेटा, हाँ जाग रहे हैं भाई। हाँ जी, ईशान जाग रहा है, दैट्स गुड। कवलप्रीत, यस। खुशदीप, जसलीन, हरलीन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे परबलीन, तुम भी जाग रहे हो, शाबाश शाबाश। ठीक है भाई, ठीक है। वैसे तो न्यूमेरिकल है ना, बोर होने वाली चीजें हैं, ठीक है, इससे आपको बोर हो जाना चाहिए, बट पता नहीं आप लोग क्यों नहीं होते बोर, ठीक है। मैं समझ नहीं पाता इस बात को कि आप लोग बोर क्यों नहीं होते। चलो आगे बढ़े, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करें। हाँ जी, ये देखो जी, ये न्यूमेरिकल आप मुझे सॉल्व करके दोगे और आप ही मुझे इसका आंसर बताओगे, ठीक है। मैं इस न्यूमेरिकल को पढ़ूंगा भी नहीं, ठीक है। आप मुझे बताओगे कि यहाँ पे क्या चीज हुई है, कौन सा आंसर करेक्ट है, ठीक है। बताओ भाई, इसका कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए। ए कॉर्क बॉल is floating on the surface of water in a beaker. The beaker is covered with a bell jar and the air is evacuated. What will happen to the bowl? Sink a little, rise a little, remain unchanged, sink completely. हाँ जी, आंसर भेज दो बेटा मेरे को फटाफट से सभी बच्चे। जब तक आप सभी लोग सोच रहे हो तब तक मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर देता हूँ। ए आंसर भेज दिया भाई ईशान ने, तो आप लोग भी बताओ, मैं आपकी अटेंडेंस लगा देता हूँ। जो बच्चा बाकी बच जाए मुझे नाम बता देना, मैसेज कर देना अभी अभी। अमनप्रीत कौर, अमरवीर, हरकमलप्रीत सिंह, हरलीन कौर, ईशान, जसलीन, कंवलप्रीत, खुशदीप, मनिंदर सिंह, नवदीप सिंह, पाहुलप्रीत कौर, परबलीन कौर, प्रिंस सिंह चौहान, रोमिका शर्मा, साहिबप्रीत सिंह, सहज, और सहज के बाद मैं देखता हूं कौन है ये बच्चे, सुप्रीना और वंशिका। अगर कोई बाकी रहता हो तो प्लीज मेरे को मैसेज कर देना बच्चों, ठीक है। ए आंसर होगा इसका, एयर वुड नॉट बी एबल टू अप्लाई अपथ्रस्ट। अच्छा, यानी कि अपथ्रस्ट जो एयर के कारण होगी वो रिप्लेस हो जाएगी वाटर वेपर्स के साथ। चलो ठीक है भाई, यानी कि आपने कहा कि एक कॉर्क बॉल इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन ए बीकर, द बीकर इज कवर्ड विद ए बेल जार एंड द एयर इज एवेक्यूएटेड, व्हाट विल हैपन टू द बॉल। तो हमने कहा कि सिंक ए लिटल, यही कहा आप लोगों ने, या राइज होगा, बताओ भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो बच्चों, इसका आंसर हम किस तरह से लिख देंगे, यानी कि आपका जो अपथ्रस्ट था, अपथ्रस्ट जो था ड्यू टू एयर, upthrust due to air is replaced by water vapors, है ना। वेपर्स से वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। as water vapors are lighter than air, of course, than air, है ना, ठीक है। अपथ्रस्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो बॉल विल सिंक।
ठीक है, यही इसका रीजन है बच्चों, नोट कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास हमारी रहेगी कल, और इस पे कुछ स्पेशल न्यूमेरिकल्स और भी करेंगे हम नेक्स्ट डे, ठीक है, और देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू बच्चा पार्टी, थैंक यू बेटा, Thank you, sir. थैंक यू बच्चों।